हाँ, सो लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स और से ऑक्सीडेशन नंबर वाली थियरी देखी थी। ओके, ये हमने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन नंबर याद भी रखे थे। खांसी हो तो पहन लूंगा। तो ये थियरी हमने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ओके, नाउ आज हमें देखना है ट्रेंड्स। ओके, कौन से ट्रेंड्स इन दी M+2 2m स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले तो ये समझते हैं टॉपिक का नाम, ट्रेंड्स इन दी। ट्रेंड कैसा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो देखना है। ओके, M+2 2m स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे बोला नहीं है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन हमें देखने से पता चलता है क्या M+2 से M कब बनेगा। M+2 है, M+2 है, उसमें से M कब बनेगा। देखो सबसे पहले M+2 कब बनता है, जब वो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लूज करेगा। ओके, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर M है, M वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, M+2 बन जाएगा, और वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब M+2 बनेगा। ओके, हम बात कर रहे हैं M+2 में से M बनने की। M में से M+2 कब बनेगा, जब दो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। सो M+2 में से M कब बनेगा, जब वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, सो जब ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके वो M बनेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या, रिडक्शन। ओके, सो एक्चुअली हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करने वाले हैं। समझ गए, ये तो नेम हमने समझ लिया। क्या M+2 में से M+2 में से M मतलब दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तब हम M+2 में से M जा सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब ऑक्सीडेशन। एंड इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड कैसा है, हमारा जो डी ब्लॉक का फर्स्ट सीरीज है उसमें वो हमें स्टडी करना है। ठीक है, ओके, चलो। हाँ, तो ये हम समझेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं तुम्हें बताऊं इससे पहले हम लिख लेते हैं। पहले चलो स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं। देखो क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास है SCTI VCR, स्कैंडियम टिटेनियम SCTI VCR, मने फे को नी CU एंड ZN। ओके, यही है हमारे पास SCTI VCR, मने फेकोनी CU ZN। हाँ, तो ये हमने फर्स्ट सीरीज लिख दी डी ब्लॉक की। ये सब में हमें M+2 में से M में जाना है। कहाँ जाना है, M+2 में से M में। ये तो हमारे जो फ्री स्टेट में हमारे एलिमेंटल फॉर्म है वो लिखा है हमने, लेकिन हमें जाना है M+2 में से M में। ओके, तो जस्ट फॉर द रेफरेंस अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। हम अभी ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। देखो हमें करना क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं अभी, ऑक्सीडेशन की। समझे, इसलिए हमें अच्छे से समझ में आए इसलिए। तो सपोज मान लो कि मेरे पास M मेटल है, इनमें से कोई भी है। ओके, वो सॉलिड स्टेट में है। डन। सॉलिड स्टेट में से मुझे उसका क्या करना है, से M+2 एक्वियस बनाना है। ओके, इसमें से मुझे क्या बनाना है, M+2 और एक्वियस मीडियम में डालना है। तो ये मुझे बनाना है एक्वियस। हाँ, M+2 क्या बनाना है, एक्वियस। क्या डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, हमें पता ही है कुछ भी डायरेक्ट नहीं होता है। ओके, एंथैल्पी भी हमें डायरेक्ट नहीं मिलती थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस। सबसे पहले सॉलिड में से अगर हम हीट देंगे सॉलिड को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। उसे हम बोलेंगे से मेल्टिंग पॉइंट रीच होगा, और फिर तो उसे हम क्या बोलेंगे, से फ्यूजन एंथैल्पी। फ्यूजन हो रहा है ना, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूजन एंथैल्पी। ओके, सपोज डायरेक्ट सॉलिड में से गैसियस बन गया, नहीं तो बहुत सारे स्टेप हो जाएंगे। सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से गैस, गैस में से फिर वापस दो तब एटॉम बनेंगे, तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सो हम डायरेक्टली ले लेते हैं क्या कि गैसियस बन गया है। चलो हाँ,
सो हम मान रहे हैं कि सॉलिड में से क्या बन गया है, हमारा मेटल गैसियस फॉर्म में आ गया है। क्या आ गया है, गैसियस फॉर्म में आ गया है। तो सॉलिड में से डायरेक्ट गैसियस, तो हीट देनी ही पड़ेगी ऑब्वियसली। ये हीट दी मतलब ये कौन सी होगी, सॉलिड में से गैसियस मतलब सब्लिमेशन हो रहा है, तो ये एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एंथैल्पी। सब्लिमेशन के लिए जो जरूरी एनर्जी है वही एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एंथैल्पी। सो डेल्टा एच लिख देता हूं मैं और सब्लिमेशन का एस लिख देता हूं। ये एनर्जी हम दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हम दे रहे हैं मतलब सिस्टम में एनर्जी आ रही है, सिस्टम में एनर्जी आ रही है तो वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पता है ना, ये तो बताया था ना। देखो सारे के सारे हमारे जो एग्जांपल है उसमें जो बेसिक है ना, मतलब जो ट्रिक्स बताई थी वो ट्रिक्स ऐसी है कि जो बार बार यूज होगी वैसी ट्रिक्स। ओके, कैसी, जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, हम लेफ्ट में खड़े हैं तो कौन हम खा रहे हैं, आइसक्रीम का कौन, मतलब एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अगर ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक साइज कौन जमीन खा रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर सपोज वो एनर्जी की बात करें तो हमें पता है, एनर्जी और स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने वो एग्जांपल लिया था कि एक बच्चा जिसको सिर्फ जुकाम हुआ है और एक बच्चा जिसको फीवर हो गया है, तो फीवर हुआ है उसके अंदर से ज्यादा एनर्जी निकल गई है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं, बैठे रहेगा। ओके, लेकिन वो जिसको बुखार है मतलब जिसको जुकाम है वो उसकी कंपेयर में तो अनस्टेबल होगा, हिल डुल करेगा, थोड़ी बहुत मस्ती भी करेगा। और जिसको कुछ भी नहीं है वो तो फुल्ली, जिसके पास एनर्जी फुल है, एनर्जी फुल है मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है। डन। तो ये सारे एग्जांपल याद रखना, बार बार यूज होते रहेंगे। ओके, इसलिए। और जैसे वो दूसरा एग्जांपल ये एंथैल्पी से क्या, कि सपोज तुम्हारे पॉकेट में मैं पैसे डाल रहा हूं तो फिर क्या होगा, पैसे तुम्हारे पॉकेट में बढ़े या कम हुए, बढ़े। ओके, तो वैसे ही एनर्जी में डाल रहा हूं सिस्टम में, सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी डाल रहे हैं सिस्टम में, तो सिस्टम में एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी मतलब क्या, प्लस। अगर तुम्हारे पॉकेट में से मैं पैसे निकाल लूं तो पैसे तुम्हारे पास कितने हुए, बढ़े या कम हुए, कम हुए, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस। तो एनर्जी हम दे रहे हो मतलब पैसे और एनर्जी सेम को रिलेट कर दो। एनर्जी हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं मतलब सिस्टम को मिल रहा है, सिस्टम को मिल रहा है मतलब एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़ रही है मतलब क्या होगा, प्लस। लेकिन सिस्टम में जब एनर्जी आती है वो प्रोसेस कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और उससे उल्टा क्या, सिस्टम में से एनर्जी निकल रही है, सिस्टम में से एनर्जी निकल रही है, निकल रही है मतलब सपोज तुम्हारे पॉकेट में से पैसे निकल रहे हैं तो पैसे कम हो गए, तो एनर्जी भी निकल रही है, कम हो गई, मतलब वो क्या होगी, माइनस। और सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है, मतलब वो प्रोसेस कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एंथैल्पी को हम कैसे डिनोट करेंगे, नेगेटिव से, और एंडोथर्मिक में पॉजिटिव से। ओके, तो ये हमने पॉजिटिव वैल्यू ली। अब हमें बात किसकी करनी है कि आयन बनाना है ना, डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो और एनर्जी देंगे, और एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो m में से क्या बन गया, से m+1 बन गया। ओके, क्या बन गया, आयन बन गया m+1। अभी यहाँ पर भी हमें एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तो ये जो एंथैल्पी होगी डेल्टा H, और आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो उसके लिए I लिख रहा हूँ, और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसलिए 1 लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं मतलब सिस्टम में मिल रही है, सिस्टम में मिल रहा है मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू आ गई, पॉजिटिव। ओके, देन m+ में से हम जा रहे हैं से m+2 में। क्यों +2 में जा रहे हैं, क्योंकि हमें थियरी में +2 तक जाना है, अगर प्लस तक जाना होता तो यहाँ खत्म कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम चले गए किसमें, m+2 में, +1 में से +2 में गए। अगेन हमें एंथैल्पी तो देनी ही पड़ेगी, हीट तो देनी ही पड़ेगी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, और वो भी हम दे रहे हैं मतलब सिस्टम में मिल रही है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। डन, सारी वैल्यू पॉजिटिव ही, अब तक हम एनर्जी दे ही रहे हैं सिस्टम को, तो सारी वैल्यू बढ़ ही रही है, मतलब पॉजिटिव ही है एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि सिस्टम को तो एनर्जी मिल ही रही है। डन। ओके सर, हाँ सर, वो गैस सॉलिड में गैस बना है यहाँ से यहाँ, सब्लिमेशन, इसलिए तो बोला सब्लिमेशन डायरेक्टली, जस्ट लाइक कैम्फर, कपूर। ओके, तो डायरेक्टली सॉलिड में से क्या बन गया, गैस बन गया। ओके, अदरवाइज हमें फ्यूजन करना होता तो हम एक स्टेप बीच में और लिख देते, मेटल लिक्विड स्टेट में, और वहां पे डेल्टा H क्या लिखते, वो भी पॉजिटिव ही लिखते, लेकिन डेल्टा H F लिख देते, मतलब फ्यूजन।
फिर उसके बाद वापस लिखते एक, ओके, तब जाके ये लिखते, तो वो डेल्टा एच क्या लिखते हैं, वेपोराइजेशन एंथैल्पी। डन। वो 2 स्टेप करने हो तो यहाँ पर हम स्टेप वो बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में लिया है। ओके चलो। हाँ, तो अब m+2 मुझे मिल गया है। ये m+2 मिला है, ये वापस कौन सा है, गैसेस फॉर्म में है ना, ये सब कुछ गैसेस ही है। ओके, अब इसको मैं डाल दे रहा हूं पानी में। इसको मैं पानी में डाल दूंगा तो वो एक्वियस स्टेट गेन कर लेगा। ओके, लेकिन इसको मैंने जैसे ही पानी में डाल रहा हूं तो उसके अराउंड में सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और चिपक जाएंगे। ओके, और जब ऐसा होगा तब क्या होगा, हीट रिलीज होगी। तब क्या होगा, हीट रिलीज होगी। सो तब हीट रिलीज होगी, सो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, और ये जो हो रहा है, मतलब कोई भी चीज तुम अगर डालो और उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए और हीट रिलीज हो, इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो ये एंथैल्पी कौन सी हो जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। डन। ये एंथैल्पी कौन सी हो जाएगी, हाइड्रेशन। डन। ओके, सो यहां तक हमने देख लिया। ये क्यों देखा, अभी हमारा यूज आएगा इसलिए देखा। अब देखो यहां पर कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है, ये सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ओके, यहाँ बीच में ये 3 स्टेप है, बीच में एक 4th स्टेप भी ऐड करना हो तो तुम कर सकते हो। जैसे तुमने बोला, क्या हम डायरेक्टली सब्लिमेशन नहीं करेंगे, हम फ्यूजन करेंगे, लिक्विड गलाएंगे, मेल्टिंग करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे गैसेस में, मतलब वेपोराइजेशन। ओके, सो वो 2 स्टेप हम ऐड करें तो यहाँ पे एक एंथैल्पी पॉजिटिव की जगह 2 पॉजिटिव एंथैल्पी आ जाए। वो करना हो तो कर सकते हैं। ओके, डन। और हमें अगर कोई बोले कि डेल्टा एच टोटल निकालो, क्या, डेल्टा एच टोटल। सो डेल्टा एच टोटल मतलब क्या, तो डेल्टा एच टोटल मतलब सबका सम कर दो, जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव, जहां नेगेटिव है वहां नेगेटिव। डन। ओके, तो वो सम कर देंगे, ठीक है। अब डेल्टा एच टोटल, ये देखो, ये एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और ये एनर्जी सारी क्या है, अंदर जा रही है। तो अगर बाहर निकलने वाली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा, ओके, और अंदर जाने वाली एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी बाहर निकल गई। अगेन वो 2 बच्चों का केस, ओके, जुकाम वाला और फीवर वाला। फीवर वाले में से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है तो मतलब वो स्टेबल सो जाएगा बेंच पे, लेकिन जुकाम वाला थोड़ा बहुत मस्ती करेगा, पेपर लिखेगा, पढ़ेगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा, ऐसा उसे ऐसे करके भी पढ़ता रहेगा। ओके, फीवर वाला तो सो ही गया, क्यों भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है बॉडी में से, तो वो ज्यादा स्टेबल है। एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो ज्यादा स्टेबल, एनर्जी कम रिलीज हुई तो स्टेबिलिटी हाई, मतलब एनर्जी ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन शॉर्ट, एनर्जी ज्यादा तो अनस्टेबल और एनर्जी कम तो स्टेबल। ओके, डन। हाँ, तो अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा निकल गई है, बहुत ज्यादा, ओके, तो उस केस में वो पर्टिकुलर जो हमारा आयन है और जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हुई और ये कम हुई तो कई केस में ऐसा होगा कि ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 है, उनका हम सम करेंगे, वो जो एनर्जी आएगी उसकी कंपेयर में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। वो ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू तो शो कर रही है, सिर्फ बाहर जा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा हुई और इसकी वैल्यू कम हुई, मतलब ज्यादा एनर्जी निकल जा रही है। ज्यादा एनर्जी निकलेगी मतलब वो क्या है, एलिमेंट ज्यादा एनर्जी निकल गई मतलब स्टेबल है। ओके, क्या हुआ, बंद हो गई, अच्छा टाइम, अच्छा ओके, चलो। हाँ, सो यहां देख लो पहले, तो क्या सपोज हमारे पास कोई भी मेटल है, इसमें से उसमें हमने एनर्जी दी, सब्लिमेशन कर रहा है, एनर्जी दी तो वो सब्लिमेशन हो गया, तो मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम में एनर्जी जा रही है, तो यहाँ पे गैसियस आ गया। फिर वहां से हमने फिर से एनर्जी दी, गैसियस है तो उसको एटोमाइजेशन एंथैल्पी हम नहीं बोलते थे, वो भी बीच में डालना हो तो डाल सकते हैं। ओके, कि यहाँ तो गैसियस स्टेट में तो आ गया, अभी भी तुम अभी भी एनर्जी डालोगे तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे तो, जैसे बताया था ना कि Cl2 है, Cl2 गैसियस है, अभी भी तुम एनर्जी दे ही रहे हो, तब जाके वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl और Cl में।
ओके मतलब एटॉम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एटॉम में कन्वर्ट होने के लिए जो तुम एंथैल्पी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, उसको ही बोलते हैं क्या, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। इसके बाद यहां रीच होने के बाद भी अगर तुम हीट दोगे तब जाके ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तो पहली कंडीशन क्या है, गैसियस स्टेट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, एटॉम के स्टेज में होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं, इसमें से डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं, ये तो बॉन्ड में है भाई, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड में है, याद है ना, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड में है वो लोग, तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पहले तो ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे दो अलग अलग है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। डन। हाँ चलो, सो डेल्टा H1 पॉजिटिव, फिर वापस एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो डेल्टा H2। ओके, यहां निकल गया, अब इसको हम पानी में डालेंगे तब एनर्जी रिलीज होने वाली है, सिस्टम में से निकलने वाली है, तो वो हो जाएगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये सारी पॉजिटिव क्योंकि सिस्टम में हमने दी, और ये नेगेटिव क्योंकि सिस्टम में से निकली। डन। ओके, अभी कई केस में ऐसा होगा कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 उसकी वैल्यू ज्यादा होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी के केस में। अगर इनकी वैल्यू ज्यादा होगी मतलब ज्यादा एनर्जी हमने दी है, सो दैट एलिमेंट इज अनस्टेबल। ओके, और ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब ज्यादा निकल गई, और हमने जो दी वो कम दी है लेकिन निकली ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी निकल गई, मतलब वो 2 वाला केस, जुकाम वाला बच्चा और फीवर वाला बच्चा, तो फीवर वाले बच्चे के केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है, सो जाएगा बेंच पर ही। ओके, सो स्टेबल हो जाएगा वो, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई मतलब क्या, स्टेबल, और कम एनर्जी रिलीज हुई मतलब ज्यादा, कम एनर्जी रिलीज हुई मतलब उसके पास ज्यादा है, तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो क्या है, अनस्टेबल। डन, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके, अब डेल्टा H टोटल निकालेंगे हम इसके ऊपर से। डेल्टा H टोटल कैसे निकालेंगे भाई, जिस जहां जहां प्लस है प्लस करो, जहां जहां माइनस है माइनस करो, और डेल्टा H टोटल निकल गया। अब हम बात तो करने वाले हैं किसकी, M+2 से M मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करने वाले हैं। ये मैं कहां से कहां गया, M में से M+2 गया, तो ऑक्सीडेशन किया मैंने, तो किया क्या, ऑक्सीडेशन, तो कोई बात नहीं, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया, हमें पता ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़े हैं, डायरेक्टली ऑपोजिट ही होता है, साइन ही चेंज होता है। इसकी वैल्यू 1.18 होगी तो उसकी वैल्यू -1.18 होगी, इसकी वैल्यू -1.18 होगी तो उसकी वैल्यू +1.18 होगी। डन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाए ठीक है, उसके ऊपर से रिडक्शन पोटेंशियल तो सिर्फ साइन ही चेंज करना है ना, वो तो हमें पता ही है। अच्छा ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहां मिला, मिलेगा देखो ढूंढते हैं हम। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए अब कैसे करेंगे, सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे ये, थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन हम पढ़े थे। गिब्स फ्री एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू चेंज इन द एंथैल्पी माइनस T डेल्टा S, मतलब क्या, ये क्या है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस दो स्टेट के बीच में, ये क्या है एंथैल्पी का डिफरेंस दो स्टेट के बीच में, ये क्या है टेम्परेचर 298 स्टैंडर्ड केल्विन। ओके, और ये क्या है दो एंट्रोपी का, मतलब दो स्टेट में एंट्रोपी का डिफरेंस S2 माइनस S1, H2 माइनस H1, G2 माइनस G1। डन, ये हम ढूंढ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हमने, उसमें भी डेल्टा G आया था, सो डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल, पढ़ा ना हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये पढ़ा। तो यहां पर क्या है, ये डेल्टा G मतलब वही, ओके, चेंज इन द गिब्स एनर्जी। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां पर सपोज हम M से M+2 में जा रहे हैं तो कितने, N इज इक्वल्स टू 2। ओके, F तो 96,500 और से एग्जिट जाए तो 96487, ओके 487, और E0 सेल वही तो ढूंढना है, सब वैल्यू मिल गई, E0 सेल मिल गया मतलब तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया, उसका उल्टा कर दो तो रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। तो ये दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो से डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, डेल्टा G की ये वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा G की ये वैल्यू माइनस NF E0 सेल। तो यहाँ पर अगर डेल्टा H टोटल हमें जो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से वो हम यहाँ ला देंगे, T298 केल्विन, डेल्टा S एंट्रोपी डिफरेंस भी हमें पता चलेगा थर्मोडायनेमिक्स, बाय थर्मोडायनेमिक एनालिसिस
हमें एंट्रोपी चेंज भी पता चल जाएगा, एन हमें पता है, एफ हमें पता है, तो हमें मिल जाएगा क्या E0 सेल। और ये क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। डन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल गया, उसको उल्टा कर दो तो क्या मिल जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल, ये हमने कैलकुलेट किया। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो E0 सेल तो हम लोग नॉन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, नॉन इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन है ना, ओके, लॉग ऑफ ऊपर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो वो है नहीं हमारे पास। अदरवाइज निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो निकाल ही सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाल ही सकते हैं। वहां पर तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे ही निकाल देते ना, क्योंकि वहां पे क्या करते थे हम, दो इलेक्ट्रोड को डालते थे अंदर सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर सिर्फ हम इंडिविजुअली कितना रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज निकाल तो सकते हैं, अगर हमने ले लिया सॉल्यूशन ओके तो निकाल सकते हैं। जैसे वहां निकाला था पूरा का पूरा टेबल हमने, जो हमें गिवन है ऑलरेडी बुक में एनसीईआरटी में, जो रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल गिवन है वो कैसे था, नॉन इक्वेशन का यूज करके ही तो वो पोटेंशियल मिला था हमें। जैसे कि हाइड्रोजन के पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को 0 कंसीडर करके उसको रिस्पेक्ट में सबका गिना था हम, मतलब प्रैक्टिकल था वो तो। डन, ओके, तो गिन तो सकते हैं। यस, तो वो हाइड्रोजन को ना लेके बाद ऐसे करके इंडिविजुअल गिनना हो तो वो ऐसे भी गिन सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, ऐसे गिनना हो तो ऐसे भी गिन सकते टेबल हैं, के लिए ऐसे भी गिन सकते हैं। दोनों ही सही है, दोनों सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। ये कब तुम यूज करोगे, जब तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक एनालिसिस हो तब तुम ये इक्वेशन यूज करोगे। वो कब यूज करोगे, जब तुम्हारे पास डेल्टा एच टी तो मिल जाएगा, डेल्टा एच डेल्टा एस वो सब डेटा नहीं है तो वो वाला यूज करो। जब तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड है, तो वो वाला यूज करो। डन, ओके, यस, कर तो सकते हैं, गुड। हाँ, तो यहां से अगर सब कुछ हमने ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, E0 सेल मिल जाएगा। डन। ये E0 सेल हमें कहां से मिला, मतलब क्या मिला, ये हमने कैलकुलेट किया। दूसरा, हम E0 सेल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी जो हमने बात की वहां से भी E0 सेल निकाल सकते हैं। नॉन इक्वेशन तो है ही, लेकिन डायरेक्टली इक्वेशन के बगैर प्रैक्टिकली देख के कि हाँ इतना है, वो भी कर सकते हैं ना हम। कैसे कर सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया मैंने से HCl ले लिया, मतलब H प्लस वाला एसिड वाला कोई ले लिया। क्यों, क्योंकि H+ होगा वहां पे, मतलब हाइड्रोजन पोटेंशियल, मतलब हाइड्रोजन जो हमारा स्टैंडर्ड है वो ले लिया। ओके, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लिया है, इसके अंदर पर्टिकुलरली प्लेटिनम होता है, याद है ना। यस सर। ओके, सो ये हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने बना लिया। अब ये बनाया है, उसके साथ हमें यहाँ पर जो भी कैलकुलेट करना है, सपोज कॉपर का कैलकुलेट करना है, सो हमने ले लिया यहाँ पर क्या, CuSO4। डन। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड ले लिया किसका, CuSO4 लिया है तो कॉपर का ही लेना पड़ेगा। ओके, डन। अब ये इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर हमारा है पोटेंशियोमीटर, जिससे हमें पोटेंशियल पता चलेगा। डन, ओके। और यहाँ बीच में क्या था, हमारा सॉल्ट ब्रिज था। यहाँ बीच में हमारा सॉल्ट ब्रिज है जिसमें से आयन ट्रांसफर होंगे, वो जो था वही है। ओके, अब यहाँ पर सपोज तुम्हें जो भी पोटेंशियल दिखाई देगा, यहाँ पर तो कैसे, जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, वो तो हम पढ़ चुके हैं। क्या, केमिकल रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। वही पता है ना हमें। ओके, तो वो अगर हमने किया, ओके, जैसे ही स्विच ऑन की तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा। तो वो पोटेंशियल से हमें डायरेक्टली प्रैक्टिकली, वो अभी हमने कैसे किया, थियोरेटिकली गिन कर एनालिटिकली, और ये क्या है प्रैक्टिकली डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा। हमें तो फॉर्मूला भी पता है डायरेक्टली, E0 सेल। ओके, और वो किसका, सपोज ऑक्सीडेशन के लिए गिने तो ऑक्सीडेशन का, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है वैसा हम लेते हैं। ओके, तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन क्यों होगा, जिस उस पे तुम किसको लोगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। हमें वैल्यू नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि सपोज इसका ज्यादा है, मानने की बात है। ओके, अदरवाइज लेने कैसे है, बड़ा वैल्यू ये लोगे तो क्या माइनस करना है ना हमें, तो बड़े माइनस छोटा करोगे। अभी बड़ा कौन, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वही तो बड़ा होगा, और जिसका कम है वो कम होगा। अगर रिडक्शन की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो बाद में। बड़ा माइनस छोटा करोगे तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो आंसर किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल का। डन। ओके, तो यहाँ पर हम सपोज E
ऑफ से H में से H प्लस हो रहा है, H में से H प्लस मतलब ऑक्सीडेशन, ओके, H में से H प्लस मतलब ऑक्सीडेशन, माइनस E यहाँ पर Cu में से Cu प्लस 2 हो रहा है, मतलब वो भी ऑक्सीडेशन, दोनों ही ऑक्सीडेशन ले लिया हमने, ये दोनों ऑक्सीडेशन लिया तो यहाँ सेल मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल, डन। तो ये हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल वैल्यू मिलेगी। समझ में आया? हमने थियोरेटिकल, देखो ये तुम्हें डायग्राम गिवन है, ये क्या है, ये कैलकुलेटेड, यस। तो ये जो ये ऐसा बनाया हुआ है थोड़ा डायगोनल जैसे, रोम्बस जैसे, ओके, ये क्या है हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू, ओके। और ये जो रेक्टेंगल टाइप बनाया हुआ है ये ऐसी प्रैक्टिकल वैल्यू है, देन दो हमें E0 सेल ढूंढना था, एक E0 सेल ये जो है गिन कर जो निकाला, वो गिन के कैसे निकाला, यहां से E0 सेल मिल गया, ऑक्सीडेशन मिल गया, उसका उल्टा कर दो रिडक्शन मिल जाएगा, डन। तो वो ये है, ग्राफ में ये है, ओके। फिर प्रैक्टिकली निकाला देख कर, ओके, तो यहां पर देखने से जो पता चलेगा वो वैल्यू ये है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन ढूंढना, उसका उल्टा कर दो, डन। तो वो यहाँ पे वैल्यू है, ग्राफ में ये रेक्टेंगल से शो किया, डन। इतना समझ गए, पक्का? अब हम समझते हैं ग्राफ को, ओके चलो। तो अब हम ग्राफ को समझे तो क्या बोल रहे हैं, देखो ग्राफ में हम देख सकते हैं, ग्राफ में हमने y एक्सिस पे लिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब जो हमारी वैल्यू आ रही है वो, ओके, जो वैल्यू आ रही है हमारी वोल्टेज वो ले रहे हैं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसका उल्टा करके जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पर y एक्सिस पे ले रहे हैं, ओके। x एक्सिस पे हमारी पूरी सीरीज ले रहे हैं, SCTI, VCR, मैन्युफैक्चरिंग सीरीज, हाँ नहीं है, बट पूरी सीरीज लेंगे, मतलब कहने का मीनिंग, ओके। उसका भी होगा तो सही, ऐसा नहीं उसका हो नहीं सकता, होगा तो सही, लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं की है, वो और भी नीचे, ऐसा समझो, डन, ओके। सो यहाँ पर पूरी हमने सीरीज ली हुई है, y एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सबसे पहली बात ग्राफ देखो, तो ग्राफ देख के हमें पता चलेगा, एक्सेप्शन को मारो गोली, अभी जनरल देखो, जनरल ट्रेंड क्या है, जनरल ट्रेंड है कि ऐसे बढ़ रहा है सर, जनरल ट्रेंड तो बढ़ना ही दिखाई दे रहा है सर, ऐसे बढ़ रहा है, हाँ कभी कभी ऐसा डाउनफॉल है, ये थोड़ा डाउनफॉल है और ये लास्ट में डाउनफॉल है, वो एक्सेप्शन। लेकिन जनरल ट्रेड क्या है, तुमने स्टार्ट यहां से किया, खत्म यहां पर किया, मतलब बढ़े ना, जनरल ट्रेड क्या है, ट्रेंड क्या है, बढ़े, फर्स्ट एंड लास्ट को तुम ऐसे ऊपर नीचे कितना भी करो, लास्ट में यहां पहुंचे, तो स्टार्ट किया था वहां से यहां पहुंचे, मतलब क्या हुआ, बढ़ा, क्या बढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ा। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वैसे वैसे क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन क्या मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन किसका होता है, अरे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, डन। तो हम दिमाग में लगा सकते हैं कि स्कैंडियम से ज्यादा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल टिटेनियम का होगा, ओके। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, डन। वो बढ़ रही है, समझ में आ गया। अब बुक में देखोगे एक्चुअल वैल्यू क्या हो रही है, देखो माइनस 0 एंड 0.5, तो बढ़ रही है, वो तो बात सही है, लेकिन बुक में लिखा क्या होगा, इट विल बी लेस नेगेटिव। क्या लिखा हुआ है, लेस नेगेटिव। अरे लेस नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ, बढ़ा ही ना, लेस नेगेटिव मतलब -2, फिर -1.5, फिर -1, फिर -0.5, फिर 0, तो मतलब लेस नेगेटिव होता जा रहा है ना, नेगेटिव जो है उसमें लेस हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, वो 0 के पास जा रहा है, 0 के पास जा रहा है मतलब वो क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली बढ़ रहा है ऐसा नहीं बोलेंगे, बट ऐसा बोलेंगे लेस नेगेटिव। तो जहां भी लेस से मोर नेगेटिव और जहां पे लेस नेगेटिव वर्ड यूज करे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में वो उल्टा बोल रहा है, ओके। उसका ऑपोजिट आराम से सोचो, जो हमारा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली समझ जाओगे। लेस नेगेटिव मतलब बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने को हम ऐसा तो बोल ही सकते हैं ना कि लेस नेगेटिव,
ये -5 है, फिर -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, ये हमारी नंबर लाइन है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि -5 से -4 पर जा रहा हूं, तो एक्चुअली में मैं ऐसे जाऊंगा तो इंक्रीज होता है, क्योंकि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो इंक्रीज हुआ। तो ये -5 और -4, तो यहां से यहां गया, तो देखो -5 था और -4 हुआ, नेगेटिव को मान लो बोली 5 से 4 पे गया, मतलब क्या हुआ, कम हुआ। ओके, तो लेस हुआ, लेकिन वो नेगेटिव है तो उन्होंने बोल दिया लेस नेगेटिव। हम सिंपल बोलते हैं कि भाई इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम देखें तो -4 बड़ा या -5 बड़ा, बड़ा कौन, -4 4 बड़ा। ओके, -4 बड़ा, मैथमेटिकली बड़ा कौन, -4। ओके हाँ, -4 बड़ा। ओके, और सपोज यहाँ पे है -100 और दूसरा है -1000, तो बड़ा कौन, हाँ वेरी गुड। ओके चलो डन। ओके, तो बुक में ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, तो कुछ नहीं है लेस नेगेटिव, तो लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव मतलब हो रहा है इंक्रीज। डन। ओके, तो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, अरे हमें पता ही है ना, इसको तो सिंपल वे में भी एससी से लेकर तुम जा रहे हो जिंक तक, पीरियड है, पीरियड टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हो जाओ। आइसक्रीम हम खा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यहाँ एटॉमिक साइज कम होती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर सपोज कैंडियम है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन भाई साहब घूम रहे हैं ऐसे। ओके, तो कौन ले लेगा इसको, जिंक ले लेगा, उसका एटॉमिक साइज छोटा है। ओके, छोटा है तो क्या हुआ, अरे छोटा है तो क्या हुआ, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है तो, और साइज भी छोटा है तो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे प्रोटॉन भी कम है और साइज भी बड़ा है तो जल्दी अट्रैक्ट करेगा नहीं। तो अगर हम बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े थे क्लास 11 में, सो इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या भाई, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भारे वर्ड को सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओ तो फिर इजी रह जाएगा कंसेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे ये क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा अपनी तरफ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, देखो जिंक जल्दी खींच लेगा इससे। डन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लिया, अरे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलने वाले हैं, रिडक्शन। तो इसकी कंपेयर में इसका रिडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। डन। सो फिर ऑब्वियस ही है ना, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज, क्योंकि इसका जल्दी हो जाएगा, इसका कम होगा, तो इसका ज्यादा होगा तभी तो जल्दी होगा। दो हमने एलिमेंट ले लिए, किसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। डन। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्टिंग ही वहां से किया था। ओके, जिंक ZnSO4 CuSO4, क्यों जिंक ही लिया, यहाँ पर जिंक में से ही जिंक प्लस 2 क्यों बना, यहाँ पर Cu ले लेते और यहाँ पर जिंक ले लेते, क्यों ऐसा नहीं किया, या उल्टा भी ले लो, क्यों नहीं किया, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। डन। ओके, सो उसी तरह से यहां पे इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी ले लेगा, जिंक जल्दी ले लेगा, मतलब वो उसका रिडक्शन जल्दी हो जाएगा, उसका रिडक्शन जल्दी हो जाएगा मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। कम से ज्यादा की तरफ हम जा रहे हैं, तो वही तो बोल रहे हैं, कम से ज्यादा की तरफ हम जा रहे हैं। डन। तो ये क्यों हो रहा है वो तो समझ में आ गया। डन। ओके, तो ये हमने समझा क्या कि स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी लेस नेगेटिव और इंक्रीज इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक। डन। जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन का तो अभी हम समझेंगे, ये तो सिर्फ क्या है, जनरल ट्रेंड की बात है। अंडरस्टूड। ओके, चलो, तो जनरल ट्रेंड हमने समझ लिया क्या कि इफ वी आर गोइंग फ्रॉम m+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लोगे और तुम m बन गए, मतलब रिडक्शन हो गया। m+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए मतलब रिडक्शन हुआ और तुम बन क्या गए, m।
क्योंकि गेन के तो -2 करने पड़ेंगे, तो +2 -2 क्या हो गएंगे 0, मतलब m⁻² कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, अरे ऐसा खराब लग रहा है, ई सेल लिख देते हैं ना, क्या E0 सेल रिडक्शन, ये क्या होगा, बढ़ेगा। डन, समझ में आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अभी तो देखा जिंक का ज्यादा है, स्कैंडियम का कम है। डन, ओके चलो अब यहां पर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं। सो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा। ओके अब देखो, इसीलिए मैंने कल बोला था ना कि खत्म नहीं होगा, बुक में देखोगे एक पैराग्राफ में थियरी खत्म, लेकिन इसमें से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड की एग्जाम में भी 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ये कब आएंगे, जब हम समझेंगे। तो बुक के सेंटेंस रट्टा मार लेंगे उससे होगा नहीं, क्योंकि वो भूल जाएंगे हम, समझोगे तो भूलोगे नहीं। डन, ओके। सो इसीलिए हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने जनरल ट्रेंड देख लिया, जनरल ट्रेंड तो बढ़ रहा है। ओके, सो जनरल ट्रेंड में टीआई से वेनेडियम में गए बढ़ा, तो बढ़ना ही चाहिए, तो बढ़ा, ठीक है। वी से क्रोमियम, वेनेडियम से क्रोमियम पे गए, बढ़ना चाहिए, बढ़ गया, ठीक है। क्रोमियम से मैंगनीज पे गए, जनरल ट्रेंड बोल रहा है बढ़ना चाहिए, लेकिन तुम कम हो गए। ओके, कौन कौन कम हो रहा है, देखो यहां कम हो रहा है, यहां कम हो रहा है, और ये हमारे कौन से है, कैलकुलेटेड वैल्यूज है, और रेक्टेंगल वाले कौन से हैं, हमारे प्रैक्टिकल वैल्यूज। डन, अभी हम प्रैक्टिकल वैल्यूज की बात करते हैं, किसकी, प्रैक्टिकल के, ये गिनने में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस भी हमने इंक्लूड किया है प्लस माइनस में, तो अभी हमें प्रैक्टिकली हमें जो दिख रहा है, हाँ ये इसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है, उस पे हम अभी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। मैथमेटिकल में तो प्रॉब्लम भी हो सकती है गिनने का, ये प्रॉब्लम एरर तो वहां भी हो सकती है, प्रैक्टिकल करने में ही एरर हो जाएगी, दोनों केस में हो सकता है, लेकिन अभी हम कंसिडर कौन सा कर रहे हैं, से प्रैक्टिकल वैल्यू। ओके, तो प्रैक्टिकल वैल्यू भी देखो, बड़ी कम हो गई, बड़ी, फिर वापस देखो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू बढ़ रही है। डन, अंडरस्टूड। हम प्रैक्टिकल वैल्यू पे ध्यान देते हैं, तो प्रैक्टिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों ही कम हो गई, किसकी, मैंगनीज की। बढ़नी चाहिए थी लेकिन कम हो गई, क्यों कम हुई पता चल जाएगा अभी। जैसे कि मैंगनीज मतलब Sc, Ti, V, Cr, मने मतलब 3, 4, 5, 25, तो 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गोन 4s2 3d, ये 20 और कितना है, 25 करना है ना, तो 5। डन, 3d 5 है और 4s2 है, 5 है, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करने वाले हैं, ये मैंगनीज है, मैंगनीज। ओके, तो मैंगनीज में अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बनाना है ना हमें, उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन मतलब उसको देना है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो रिडक्शन होगा। डन, मैंगनीज की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम देखोगे तो वो क्या है, ये ऐसी ही कंडीशन ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा है, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है वो ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा है, ये जो नॉर्मल कंडीशन है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड डी ऑर्बिटल हो तो वो तो ज्यादा स्टेबल है, वो हमें पता है। तो ये ऑलरेडी जो एलिमेंटल फॉर्म में है, ओके, अभी आयन तो बना ही नहीं, एलिमेंटल फॉर्म में है, वो ज्यादा स्टेबल है। अंडरस्टूड, एलिमेंटल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने का भी बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करने का भी बोलेंगे, ये अपोज करेगा। क्यों, स्टेबल है ना भाई, ये स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन देने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक्चुअली हमें एनर्जी क्या होगी, मिलेगी, लेकिन इस केस में मिलेगी नहीं, या कम मिलेगी, या तो फिर उल्टा देनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ में आ रहा है, पक्का। क्या बोल रहे हैं हम कि ये स्टेबल कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होगी तो स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कंडीशन मतलब क्या, नोबल गैस जैसा भाई, तो नोबल गैस जैसा है, और अब हम उसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ले, क्या कर, इलेक्ट्रॉन ले,
तो वो इलेक्ट्रॉन ना लेगा और ना ही देगा, वो तो स्टेबल है भाई, ना मुझे देना है ना ही मुझे लेना है। तो ये कंडीशन ज्यादा स्टेबल है। डन, ओके। तो वो कुछ भी करेगा नहीं, मतलब इसमें से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें से निकालना है तो जो हम देंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो ज्यादा होगी, और इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक्चुअली हमें एनर्जी मिलेगी, ओके। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमें एनर्जी जो मिलेगी वो कम मिलेगी, या तो मिलेगी ही नहीं, हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी और हमें इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा, तब जाके रिडक्शन होगा इसका। अंडरस्टूड? समझ में आया? सो दैट इज व्हाई मैंगनीज इज एन एक्सेप्शन। बाकी केस में ऐसा है नहीं। अंडरस्टूड? ये पहला एक्सेप्शन हुआ। अब दूसरे एक्सेप्शन की बात करें, यहां से बढ़ना चाहिए बढ़ गया, यहां से भी बढ़ना चाहिए बढ़ गया, यहां से भी बढ़ना चाहिए बढ़ गया, और यहां से वापस बढ़ना चाहिए बढ़ा, वहां से वापस नीचे आ गया, कहां पर? जिंक में। तो जिंक वाला केस भी क्या है? वही है। देखो अब बात करते हैं जिंक की। तो जिंक तो 30 है। 30 मतलब क्या? आर्गोन। आर्गोन मतलब क्या? 3d10 4s2। डन। भाई ये तो फुल्ली फिल्ड है, ये भी डी ऑर्बिटल क्या है? फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल हो गया भाई ये लोग। स्टेबल हो गए हैं। अगेन इलेक्ट्रॉन डालना हो या इलेक्ट्रॉन निकालना हो, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो। ओके, तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड इसमें देखने को मिलेगा नहीं। इसीलिए जो एक्चुअली हर बार बढ़ रही थी, तो यहां आके कम हो गई और यहां आके कम हो गई। डन। अभी भी है एक्सेप्शन, लेकिन ये दो एक्सेप्शन समझ में आ गए। कौन कौन से? मैंगनीज वाले और जिंक वाले। डन। अब दूसरे दो एक्सेप्शन की हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू। वो दूसरे दो एक्सेप्शन कौन से हैं? कोबाल्ट एंड निकल। किसकी? कोबाल्ट एंड निकल। तो कोबाल्ट एंड निकल की बात करें, देखो ये रहा कोबाल्ट और ये रहा निकल। क्यों इन दोनों की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं है, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा बस, दैट्स इट। और वो तो थोड़ा सा बढ़ा, कैलकुलेटेड वैल्यू में देखे तो कम हो गया। ओके, मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। ओके, निकल, तो निकल में भी यहां से यहां थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, बढ़ा, मतलब बढ़ना चाहिए, बढ़ा तो सही, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए ना ऐसे वैसे बढ़ा नहीं। मतलब एक होता है कि यार ऐसे ग्राफ बढ़ा और एक होता है ऐसे बढ़ा, तो दोनों में डिफरेंस है ना भाई, स्लोप दोनों में अलग अलग है। ओके, ये ज्यादा बढ़ा है और ये कम बढ़ा, दोनों ही इंक्रीजिंग है, लेकिन ये ज्यादा इंक्रीजिंग है, ये कम इंक्रीजिंग है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। निकलेगा तो दोनों जो वैल्यूज है वो थोड़ी पास में। हाँ, दोनों वैल्यू पास में भी है। यस, थोड़ा प्रैक्टिकली और कैलकुलेटेड दोनों पास में भी है। ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा है। ओके, जो डिफरेंस है वो, लेकिन हम ये दोनों का डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों भी मतलब जैसा होना चाहिए वैसा मिल नहीं रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा है? ओके, सर कॉपर भी तो नहीं मिल रहा। कौन सा? कॉपर तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ ही रहा है ना। नहीं, पर सेम ही मिलेगा। सेम नहीं, मतलब हम सेम की तो बात ही नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम मिल रही है, लेकिन ये कॉपर की देखो थोड़ी ही, इतना तो जिंक में भी है। वो क्यों है अभी आता हूं मैं। ये जो चेंज है वो किसकी वजह से आता है उस पे आते हैं हम, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, पहले ये देखते हैं कोबाल्ट एंड निकल। ओके, सो कोबाल्ट तो क्या है? कोबाल्ट का SCTI मतलब से SCTI मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। ओके, 26 एंड 27। तो यहाँ क्या हो गया भाई? आर्गोन 4s2 20 हो गए और ये 6, और निकल, अरे यहाँ क्या है, डायरेक्ट करने लगा। आर्गोन 4s2 एंड 3d 20 हो गए और 7। डन। तो 1 2 3 4 5, और यहां पर देखो तो ऐसे, तो यहाँ कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। डन। 6 एंड 7। डन। ना फुल्ली फिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड है।
ना ही फुल्ली फील्ड आई और ना ही हाफ फील्ड आई, तो मतलब तुम स्टेबल तो हो नहीं भाई। स्टेबल नहीं है तो क्यों अड़ रहे हो, जो नॉर्मल ट्रेंड क्यों शो नहीं कर रहे हो? नॉर्मल ट्रेंड इसीलिए शो नहीं कर रहे हैं। अब आता है ये कंसेप्ट जहां से हमने थियरी स्टार्ट की। ओके, क्या कि कोबाल्ट एंड निकल के केस में ये जो हाइड्रेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, ये जो सम है वो और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो, इन दोनों के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है और इन दोनों का वैल्यू बहुत कम है। बहुत ज्यादा वैल्यू है मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी उनमें से निकल गई है, और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी निकल गई तो वो क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से तो पता नहीं चल रहा है कि वो लोग स्टेबल है, यहां से तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड को हम स्टेबल बोलते हैं, यहां से तो वो अनस्टेबल ही है। लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंसिडरेशन करें तो पता चलेगा कि ये लोग कंपैरेटिवली क्या है, दूसरे के कंपेयर में स्टेबल है। तो अगेन वो लोग सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की बात करेंगे नहीं। इसलिए जैसे यहां पर डिक्रीज देखने को मिला था वैसे ही यहां पर भी डिक्रीज देखने को मिल रहा है, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वहां पर जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज देखने को मिल रहा था वो एक्सपेक्टेड इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? इतना हमें देखने को था, और कुछ रह जाएगा तो हम बुक में से पढ़ेंगे तब आ जाएगा। लेकिन हमने क्या सबसे पहले तो ये समझा क्या क्या है इसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरा क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, जिसमें से ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब वो निकल रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हम दे रहे हैं सिस्टम में। अगर ज्यादा निकल गई मतलब क्या, वो ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा एनर्जी हमने दी और निकली कम मतलब क्या, वो ज्यादा अनस्टेबल है। दैट्स इट। अब हमने नॉर्मल ट्रेंड की बात की। नॉर्मल ट्रेंड हमें पता चल गया, एटॉमिक साइज कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन ले लेगा, लास्ट वाला जिसका एटॉमिक साइज कम होगा वो जल्दी ले लेगा। एटॉमिक साइज उनका मतलब कहां से कहां, उस साइड कम है, उस साइड कम है मतलब राइट हैंड साइड, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड कम है, तो वहां पर वो लोग जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लिया मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या, रिडक्शन। उनका रिडक्शन जल्दी हो रहा है मतलब क्या, उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए तभी तो जल्दी होगा। इसीलिए हम लेफ्ट टू राइट जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, इसलिए वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है उसी को ही अलग ट्रेंड में हम क्या बोल सकते हैं, अलग वर्ड्स में, इट इज बिकमिंग लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव मतलब बढ़ रहा है इन शॉर्ट। डन? तो वो जनरल ट्रेंड था, उसमें हमने सीधा सीधा जो बड़ा बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है मैंगनीज एंड जिंक के बारे में, वो हमने चेक किया। तो वो चेक क्यों किया, तो वो हमें चेक करने से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पता चला कि वो क्या हो रही है, स्टेबल कंडीशन। एक में हाफ फील्ड है, एक में फुल्ली फील्ड है, तो वो स्टेबल कंडीशन है मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज की बात जनरली करेगा नहीं। इसीलिए वहां पर ये जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है मतलब वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वाला नहीं है। डन? ओके, सो जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन गेन करने नहीं वाला। और दूसरी बात करें अगर हम किसकी, और कोबाल्ट एंड निकल की, तो कोबाल्ट और निकल में भी यहाँ पे ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वो बहुत ज्यादा डिफरेंस किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी, यहाँ सब क्या है देखो ऑलमोस्ट सेम जैसा है। ओके, तो ऑलमोस्ट सेम जैसा मतलब क्या, जो ये हाइड्रेशन एनर्जी है और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दोनों में से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, लेकिन डिफरेंस बहुत कम रह रहा है दोनों में, मतलब कैलकुलेटेड एंड प्रैक्टिकल वैल्यू में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या है, बढ़ रही है, कम हो रही है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। 1000 है तो यहाँ पे 1100 है, और से 5000 है तो यहाँ पे 4900 है, 5100 है, वैसे है। ओके, लेकिन इन लोगों के केस में क्या हो जा रहा है, ये 1 2 और ये तीसरा मतलब ये लोग तो सेम जैसे ही गिनेंगे, ये 2 के केस में क्या हो रहा है, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा निकल गई और हम आयनाइजेशन एंथैल्पी तो थोड़ी दे रहे हैं। ओके, ये डिफरेंस की वजह से वहां पर जो एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल वैल्यू में जो मिलना चाहिए वैसा इंक्रीज मिला नहीं, और यही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनका जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो जनरल ट्रेंड से ऑपोजिट जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और जो इंक्रीज हो रहा है वो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से इंक्रीज नहीं हो रहा। अंडरस्टूड?
समझ में आया पूरा? ओके, अब देखते हैं बुक में जो भी लिखा हुआ है वो। देखो तो क्या क्या है। टेबल 4.4 contains the thermochemical parameters related to the transformation of the solid metal atoms M+2 ions in the solution and their standard electrode potential। तो टेबल में हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी और थर्मोडायनेमिक एनालिसिस जो डेल्टा H1 डेल्टा H2 वो सब कुछ हमें गिनकर दिया हुआ है। ओके, ये ए मतलब क्या है? एटोमाइजेशन एंथैल्पी है। ये 1 है मतलब फर्स्ट वाला। ओके, जैसे कि Ti+1 के लिए इतनी एंथैल्पी, Ti+2 के लिए इतनी एंथैल्पी, डन। और Ti के लिए जो Ti+2 बन गया उसमें से अगर हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी वैल्यू बात करें तो वो कितनी है? इतनी, डन। तो अगर तुम इनका सम करोगे, ये तीनों का सम करो, ये चौथा है उसका, तो तुम देखोगे कौन ज्यादा है। ओके, देखो H2 तो कितना ज्यादा है, H1 + H2 करोगे तो वहां पर ज्यादा एनर्जी जा रही है और हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है वो इसकी कंपेयर में कम निकल रही है, लेकिन कम नहीं, उसकी कंपेयर में कम निकल रही है, लेकिन है तो ऑलमोस्ट सेम जैसी ही। ये कितना है? 1866 और ये भी 1900 के ऊपर थोड़ा बहुत ही जाएगा। 1300 + 600 1900 और ऊपर कितना चला गया? 56 and 9 मतलब 65, तो ये हो गया 1965 और ये कितना है? 1866, मतलब 100 का ही डिफरेंस है सिर्फ। ओके, इसीलिए हमें जो ग्राफ में वैल्यू दिख रही है वो ऑलमोस्ट सेम जैसी ही दिख रही है। ओके, ये वैल्यू जो दिख रही है वो क्या है? ऑलमोस्ट सेम जैसे। क्यों? क्योंकि 100 का ही डिफरेंस है ना, 100 किलो जूल। यहाँ पर तुम अगर बात करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो बहुत हाई एनर्जी आ रही है। ओके, तो बहुत हाई एनर्जी की बात करें तब तुम 100 किलो जूल तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, इसलिए हमें सेम जैसा ही दिख रहा है। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर प्रैक्टिकली जो हमें मिली वो अगर हम देखें तो वो कितना आ रहा है? -1.63। ओके, तो ये पूरा टेबल गिवन है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हमने हमारा जो एनालिसिस है उसको हम यहां से कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ यार, बात तो सही है, लाइक दैट। ओके, चलो। हाँ, द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ई एंड दोज कैलकुलेटेड यूजिंग द डेटा ऑफ 4.4 आर कंपेयर्ड इन द फिगर। तो उसको हमने फिगर में कंपेयर किया हुआ है। द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब देखो पॉजिटिव वैल्यू किसकी आई है? देखो ये सारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई है। कॉपर के लिए ऊपर चले गए हम, एकदम ऊपर। ओके, तो उसकी वैल्यू 0 से भी ऊपर आई है, मतलब क्या आई है? पॉजिटिव। ओके, सो उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू आई है, अकाउंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम दी एसिड्स। हाँ, ये देखना है हमें। क्या? देखिए, जैसे कि देखो ये कितना, इसको ही, ये एक सेंटेंस है लेकिन इसको ऐसे पूछेंगे ना तो वो समझना है तुम्हें कि यार कौन सी थियरी में से पूछा है। ऐसे कैसे पूछेंगे? ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकते हैं और कोई भी तरह से बनाकर पूछ सकते हैं, जस्टिफाई करने को भी बोल सकते हैं और एमसीक्यू दे देंगे। क्या बोल रहे हैं कि कॉपर का ये जो पॉजिटिव रिडक्शन है, ओके, तो जैसे कि कैसे एग्जांपल दूं? 1 मिनट, मैं पहले माइंड में एग्जांपल सोच लूं। ओके, देखो जैसे कि है लिथियम। लिथियम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो क्या बन जाएगा? लिथियम माइनस हो जाएगा। दिया तो लिथियम, वैसे तो प्लस बनते हैं सारे, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए। ओके, फिर सपोज हाइड्रोजन है, उसको भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो बन गया H डन। ओके, सपोज कोई फ्लोरीन है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो क्या बन गया? F। सबको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो F- ही बनेंगे। हाँ, ये देखो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये लोग प्लस करने वाले हैं, ये तो नेगेटिव वाला ही है, लेकिन लिथियम का टेंडेंसी तो क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। समझाने के लिए एग्जांपल है, अंडरस्टूड? ओके, अब देखो अगर मैंने ले लिया कौन कौन, लिथियम ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, लिथियम और हाइड्रोजन ले लिया, सो इजीली इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा दोनों में से? तो हमें पता है सर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा ना उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन ज्यादा होता है ना वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। डन, सिंपल है, ये तो हमें पता ही है। रिडक्शन किसका होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। ठीक है सर, जिसका रिडक्शन ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। हाँ, तो रिडक्शन होना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना। रिडक्शन होना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो अगर हमारे पास यहां पर किसका गिवन है?
यहाँ पर तो है नहीं। सपोज मान लो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -3 है। कितना है? -3। डन। ओके। Yes. और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0। ये तो पता ही है ना हमें। डन। लिथियम का मान लो कि रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -3 वोल्ट, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। दोनों ही 0 वोल्ट है, ऑक्सीडेशन बोलो या रिडक्शन, दोनों ही 0 है। ओके, तो अगर ये दोनों को बात करें तो कौन, अब बताओ देखकर, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखकर बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, हाइड्रोजन या लिथियम? कौन सी वैल्यू से? ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखकर। रिडक्शन वैल्यू। हाँ, ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये किसकी वैल्यू है? ई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। लिथियम लेगा, राइट? सॉरी, क्या लिथियम क्यों लेगा? हाइड्रोजन लेगा। इसकी वैल्यू ज्यादा है ना भाई। 0 और -3 में बड़ा कौन? 0। अरे वापस अभी हंस रहे थे और वापस सेम मिस्टेक कर रहे। 0 और -3 में बड़ा कौन? ऐसे जा रहे हैं तो हम इंक्रीज हो रहे हैं ना। वो बड़ा वाला थोड़ी जाते हैं वो सर। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है तुम्हें ऑलरेडी। जो गिवन है वो मैंने क्या बोला, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, जिसका ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का रिडक्शन होगा। तो 0 और -3 में बड़ा कौन? 0, तो उसका रिडक्शन होगा। नहीं, इसलिए तो बोला रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका ज्यादा है, दोनों की कंपेयर करें तो इसका ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ऑक्सीडेशन का कम होगा। हाँ, ऑक्सीडेशन कम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिने तो ये 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा +3, तो वो बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेशन उसका होगा, रिडक्शन हो वही रहा है। देखो, तुम भले ही चेंज कर लो टर्मिनोलॉजी, वो वही होगा। वही क्या होगा? वही। अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है तो तुम क्या बोलोगे, सर हाइड्रोजन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। उसका रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? उसका ही होगा ना, लिथियम का। जिसका नहीं हुआ है उसका ही होगा। तो इसका रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन। अब ये वैल्यू ऑपोजिट कर लो, ये +3 और ये 0। +3 बड़ा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। डन। होगा तो वही, साइन भले ही चेंज कर दो, एक्चुअल में जो होना है वही हो रहा है। लेकिन हम पहले बात कर रहे थे कि भाई हाइड्रोजन की, और अब फिर हम बाद में बात करेंगे लिथियम की। डन। ओके, सो ये दोनों की कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। सिंपल है। ओके, अगर ये दोनों की बात करें, ओके, ये दोनों की बात करें, हाइड्रोजन और F की बात करें, इसका 0 है, इसका मान लो 1.1 मान लो। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा? ये 1.1 क्या है? इसका तो 4 पॉइंट समथिंग आता है ना। सबसे ज्यादा वो खींचने वाला भिखमंगा कौन है? फ्लोरीन। ओके, पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन जल्दी ले लेता है? फ्लोरीन। हमने बोला था ना, वो भिखमंगा का सरदार है वो। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देने वाले में से है, अमीर लोग है, रिच। ओके, सो ये कैल्कोजन एंड हेलोजन मांगने वाले में से है। ओके, तो ये फ्लोरीन, तो ये तो सबसे जल्दी ले लेगा। सपोज 4.14 जैसा आता है उसका, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मतलब वो किसका रिडक्शन होगा? फ्लोरीन। डन। तो समझाने के लिए एग्जांपल दिया। और ऐसा समझो कि ये सब समझ गए ना? अब मैं हटा रहा हूं। हाँ, हाँ, सो अब यहां पर मैं ले रहा हूं कौन? कॉपर। और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी दे दिया। ओके, तो बन गया क्या? से कॉपर माइनस। और अगर ऐसा ना करना हो तो कॉपर +2 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और बन क्या जाएगा? कॉपर। डन। ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, दोनों रिडक्शन ही है ना। इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन है। अब अगर हम देखें, कहां गया कॉपर? ये रहा। कितना है? 0.34। कितना है? 0.34। और यहां पर कितना है? ये तो 0 ही है, बताइए। ये कितना है? 0.34। ये कितना है? 0। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। डन। अब तुम बताओ रिडक्शन किसका होगा?
सिंपल है, कॉपर का होगा। डन। Yes. रिडक्शन कॉपर का होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? कॉपर ले लेगा। तो इसीलिए अगर सपोज तुमने यहाँ पर HCl लिया हुआ है, उसमें क्या है, से H+ है, ओके, और तुमने अंदर कॉपर डाला और कॉपर डाला या कॉपर +2 डाला, ओके, इलेक्ट्रॉन दोनों गेन करने वाले हैं, लेकिन दोनों की अगर कंपटीशन हो तो कौन ले लेगा? कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कॉपर +2 में से कॉपर तो बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेता, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता अगर, ओके, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता तो वो क्या होता? H- हो। ओके, समझ में आया? और अगर इसके जैसा ही हम उसके लिए भी लिख देते हैं, रुको, फिर इसके साथ ना इंसाफी हो जाएगी, ओके, तो इसके लिए भी हम क्या लिख लेते हैं कि H+ में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो H बन जाता है। ये Cu+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन जा रहा है, और ये H+ है और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जा रहा है? दोनों ही रिडक्शन ही है, ओके, दोनों ही रिडक्शन ही प्रोसेस है। Cu का रिडक्शन होगा तो यहां बन जाएगा Cu+2 में से Cu बन जाएगा, लेकिन H+ में से H बनेगा नहीं। अगर H+ में से H बनेगा ही नहीं तो यहां पर से कभी भी H2 गैस रिलीज नहीं होगा। करेक्ट? बस इतना ही समझाना था ये सेंटेंस में। लेकिन पूछेंगे ऐसे उल्टा पुल्टा करके कि इफ HCl solution is there and in that we are putting say copper sulfate or say copper powder and there is no H2 gas release, there is no H2 gas release। याद करो क्लास 10, उसमें क्लास 10 में हमने पढ़ा था मेटल प्लस एसिड दैट विल गिव सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। याद आया? मेटल एसिड सॉल्ट बनाएगा और रिलीज हाइड्रोजन गैस, लेकिन सब में रिलीज नहीं होता है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन ही पहले पूछेंगे, वो सिंपल तो पूछेंगे नहीं। डन? पक्का समझ में आ गया? ओके, अगर सपोज यहां पर दूसरा कोई मेटल ले लेते, ओके, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, किससे? हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाता, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता और H2 बन जाता। समझ में आया? लेकिन इस केस में कॉपर के साथ कंपैरिजन है तो होगा। ये क्या बोल रहा है? कुछ आवाज आ रही है, बाहर से आ रही है ना? अच्छा, ओके, कटिंग हो रही है, ओके, ठीक। डन? समझ में आ गया? तो ऐसा उल्टा पुल्टा करके पूछेंगे। We know that if we add metal or say chemical properties of the metal and non-metal वाले चैप्टर में 10th में हमने देखा था, metal plus acid that will give salt, water and hydrogen gas, ऐसे हम लिखते थे ना, ओके। तो इस केस में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि H2 बनेगा कब? जब वहां पे रिडक्शन होगा तब। वो रिडक्शन कब होगा? जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तब। मतलब कि यहां पर तुमने सपोज टिटेनियम ले लिया है। क्या ले लिया है? टिटेनियम। तो टिटेनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -1.63। टिटेनियम ले लिया हुआ है, ओके, मतलब तुमने सॉल्यूशन लिया हुआ है सपोज TiO, ओके, तो टिटेनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? -1.63, और उसको तुमने डाल दिया किसमें? HCl में। किसमें डाल दिया? HCl। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? टिटेनियम लेगा या H लेगा? अरे यहाँ H ले लेगा, यहाँ H ले लेगा। क्यों? क्योंकि H का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0, और इसको क्या है? -1.63। ज्यादा किसका है? हाइड्रोजन का। वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, H में से H बन गया, वैसे दूसरा भी H में से H बन गया, 2 H में से H बने, H2 बन गए और निकल गए बाहर। समझ में आया? लेकिन कॉपर का ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 इतना ज्यादा हाई है, इसलिए। बाकी केस में देखो, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें सब में ही हो जाएगा, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव। 0 के ऊपर सिर्फ एक ही बंदा जा रहा है, और हाइड्रोजन हम कंपेयर कर रहे हैं 0 वाले के साथ। समझ में आ रहा है? पक्का? देखो, एक ही सेंटेंस था, एक सेंटेंस के लिए हमने 10 मिनट्स डाली, ओके, बट MCQ पूछे ना तो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता कि ये कौन सी टॉपिक में से पूछा है, ओके, तो सीधा सीधा ऐसे सेंटेंस लिख नहीं देंगे, ऐसे घुमा फिरा कर पूछेंगे। अंडरस्टूड? ओके, समझे? चलो।
हाँ, सो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, अब देखो यहां पर तो रिलीज नहीं होगा, लेकिन ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जैसे कि नाइट्रिक एसिड और से हॉट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द कॉपर। तो अगर वैसे होगा तो वहां पर कॉपर रिएक्ट हो जाएगा अगेन, वहां पर भी H2 गैस तो निकलने वाला नहीं है, लेकिन हो क्या जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा मतलब क्या, यहां पर मैंने HCl नहीं लिया है, यहां पर मैंने लिया है H2SO4 सपोज, हॉट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है या नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है, तो यहां पर क्या बनेगा CuSO4 बन जाएगा और से SO2 गैस रिलीज होगा। कौन सा, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। हाइड्रोजन तो रिलीज होने से रहा, पानी अलग हो जाएगा एक्स्ट्रा। डन, ओके। सो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स नाइट्रिक एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक रिएक्ट विद द कॉपर, द एसिड बीइंग रिड्यूस। तो एसिड क्या हुआ, बीइंग रिड्यूस, भाई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ओके, दी हाई एनर्जी, अब चलो ये टॉपिक समझ में आ गए, मतलब ये दो सेंटेंस समझ में आ गए। वो किसके लिए थे, H2 रिलीज होगा या नहीं होगा उसके लिए। अगेन हाई मतलब जो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तब कॉपर रिएक्ट तो कर, पहले तो रिएक्ट ही नहीं करता, इस केस में तो HCl वाले केस में तो रिएक्ट ही नहीं करता, अभी रिएक्ट तो करेगा लेकिन अगेन H2 तो रिलीज करना ही नहीं वाला, कोई भी केस ले लो H2 रिलीज नहीं करेगा, इसमें गैस रिलीज होगा बट दैट गैस इज नॉट हाइड्रोजन गैस। डन, ओके। तो ऐसा पूछेंगे एमसीक्यू में, तो हाइड्रोजन तो निकलने वाला ही नहीं है, भूल जाओ ये चैप्टर में। डन, ओके, हाँ, ओके। आगे बढ़ते हैं। The high energy to transform Cu to Cu+2 is not balanced by the hydration enthalpy। देखो यहां पर क्या बोला गया है, The high energy to transform Cu to Cu+2, Cu में से क्या बनना है, Cu+2, वो क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बनेंगे। डन, तो वो क्या हो रहा है, इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब ये जो हमने दो एंथैल्पी की बात की गई थी ना, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम एंड ये हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नॉट बैलेंस। अरे बैलेंस नहीं है, पता ही है ना भाई, बैलेंस होता तो सेम हो जाता। ओके, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है मतलब एक ज्यादा होगी और एक क्या होगी, कम होगी। डन, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी निकल गई है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर कम एनर्जी निकली है मतलब क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सिंपल, देखो वर्डिंग कैसे यूज किए गए हैं, सीधा सीधा नहीं बोला है, सीधा सीधा बोला नहीं है। ओके, तो वर्डिंग पे ध्यान दो, वो जो स्टेबल होते हैं, मतलब जैसे मैंगनीज स्टेबल हो गया था, मैंगनीज क्या हो गया था, स्टेबल हो गया था, लेकिन यहां पर ये स्टेबल होगा नहीं, ये भी स्टेबल हो जाता तो Cu की वैल्यू भी, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा डाउन हो जाती। समझ में आया, मैंगनीज की कैसे डाउन आई, जिंक की कैसे डाउन आई, तो वैसे कॉपर की भी डाउन आती। क्यों, क्योंकि वो लोग स्टेबल है ना, वो 3D10 वाला था, ये 3D5 वाला है, लेकिन कॉपर के केस में एकदम हाई चला गया, नीचे बहुत, मतलब बढ़ा तो सही, जो जनरल ट्रेंड है वो तो शो किया, लेकिन बहुत ज्यादा स्टीपली बढ़ गया। ये स्टीपली क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, कोबाल्ट और निकल की बात की ना हमने, कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू दी व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी निकल गई है, ज्यादा एनर्जी निकल गई है मतलब कि वो लोग ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेने की बात तो करने वाले नहीं है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। डन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जिसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई। कॉपर के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो कम है, तो अगर कंपैरिजन करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, मतलब कम एनर्जी निकली है, कम एनर्जी निकली है मतलब ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है मतलब क्या, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल में तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई आता है ना, स्टेबल में डाउन जाता था। डन, तो उल्टा बोला है, ये देखो बोला क्या है, इज नॉट बैलेंस। ओके, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू इज नॉट बैलेंस्ड। अरे नॉट बैलेंस वो तो पता ही है ना, नॉट बैलेंस, लेकिन अब तक बड़ी कौन सी आ रही थी, जैसे मैंगनीज और से जिंक के केस में कौन सी बड़ी आई, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ गई। ओके, बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा निकल गई है। ओके, तो स्टेबल हो गए वो लोग, लेकिन कॉपर के केस में ऐसा नहीं है, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है। समझना है, सब रट्टा नहीं मारना है। और बाकी वो जो लेस नेगेटिव होती जा रही है
वो कैसे वर्डिंग चेंज किया भाई, बढ़ती जा रही है सिंपल बोलो ना, नहीं इसीलिए कंफ्यूज हो जाओगे तुम। बढ़ती जा रही है ऐसा नहीं बोला है। वैसे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जीरो के पास जा रहे हो, जीरो के ऊपर चले गए कॉपर में, मतलब हुआ क्या, बढ़ते ही तो गए, लेकिन बढ़ता गया ऐसा नहीं बोला। क्या बोला है, लेस नेगेटिव होता जा रहा है। डन। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली नहीं बोला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा बोला है कि वो बैलेंस नहीं है। हाँ बैलेंस नहीं है मतलब एक ग्रेटर होगा एक लेसर होगा। डन। ओके तो फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ लेता हूं। क्या द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म Cu to Cu+2 इज नॉट बैलेंस्ड बाय द हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी से वो बैलेंस हो रही नहीं है। द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव, देखो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू across the series is related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpy। Again यहां पर भी थोड़ा सा देखो, लैंग्वेज वैसी है एनसीईआरटी। ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो हमने देख लिया जनरल ट्रेंड क्या है। जनरल ट्रेंड हमारा इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ने का है, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे कि ले लो टिटेनियम, टिटेनियम में से टिटेनियम प्लस बना तो ये हो गई उसकी क्या, डेल्टा IH1। फिर टिटेनियम +1 में से बना क्या, टिटेनियम +2, ये क्या हो गया, डेल्टा IH2। डन। ये दोनों का जो सम होगा मतलब डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 फॉर टिटेनियम, ये जो है उसका ये जो सम आया उसकी कंपेयर अगर हम वेनेडियम से करें, उसकी कंपेयर किससे करें, इसकी वैल्यू आई, सपोज मान लो इसकी वैल्यू आई 1000, ये जो टोटल किया हमने उसकी वैल्यू आई 1000 किलो जूल। डन। समझ में आया। ये 1000 किलो जूल की कंपेयर अब हम वेनेडियम से करें, सो वेनेडियम के लिए भी डेल्टा IH1 निकलेगा, जब वो क्या बन जाएगा, V+ बन जाएगा। और जब V+ में से V+2 बन जाएगा तो मिलेगा हमें डेल्टा IH2। अगर इन दोनों का फिर से अगर हम प्लस करें, डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2, जैसे वहां सम किया वैसे भी यहां सम करें, तो यहां वैल्यू क्या होगी, उसके रिलेटेड ही बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है ना, लेस नेगेटिव हो रही है, बढ़ रही है तो बोल नहीं रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, लेस नेगेटिव हो रही है। लेस नेगेटिव हो रही है मतलब बढ़ रही है। वैसे ही आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर 1000 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 और से 1200 लाइक दैट अप्रोक्सीमेटली, मतलब बढ़ रहा है। समझ में आया। इसको भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, पूछा गया है। अब जो भी बोल रहा हूँ ना, पूछ सकते हैं मतलब ऑलरेडी पूछा गया है सब कुछ। ओके तो ध्यान से समझ में आया। सेंटेंस वैसे कैसे उल्टा पुल्टा करके दे, फिर से पढ़ रहा हूँ। देखो, द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मतलब लेस नेगेटिव मतलब क्या, इंक्रीज। तो जनरल ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज across the series is related to मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। अगर ये बढ़ रहा है, जनरल ट्रेंड में इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो वैसे ही अगर हम सम ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी करें तो वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। is related to the general increase in the sum of the first and second ionization enthalpies। डन। एक एक सेंटेंस देखो समझ रहे हैं हमने जो समझना था वो समझे, उसके बाद डिटेल में एक एक सेंटेंस भी कुछ ना कुछ कहने वाले हैं, कह रहे हैं। ओके दैट्स व्हाई पैराग्राफ, एक पैराग्राफ की थियरी दिखाई दे रही है बट बहुत डिटेल्ड है सब कुछ। अंडरस्टूड। ओके इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ E फॉर Mn निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। वो तो एक्सेप्शन है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। मोर नेगेटिव मतलब कम है, लेस नेगेटिव होती जा रही है मतलब इंक्रीज होती जा रही है, तो मोर नेगेटिव मतलब डिक्रीज होती जा रही है, वो बोल रहे। तो वो तो हमने देखा ना कि भाई मैंगनीज में डिक्रीज हो गया, फिर जिंक में डिक्रीज हो गया, फिर कोनी से कोबाल्ट और निकल में थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड जितना आया नहीं, डिक्रीज हो गया कोबाल्ट और निकल में। डन। तो उसी की बात की गई है।
And lastly, the stability of the half filled D subshell in the manganese and completely filled. हाँ, तो मतलब मैंगनीज और जिंक में ये जो डाउनफॉल आ रहा था ना, वो एक्सेप्शन की बात की है, that we have already discussed. Okay. Related to E values, whereas E for nickel is related to the highest negative delta hydration. Okay, देखो निकल के ये highest negative delta hydration मिल रहा है. अभी हाईएस्ट नेगेटिव मतलब भाई हाइड्रेशन निकल रही है तो नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव को भूल जाओ. ये देखो, ये समझो, हाईएस्ट नेगेटिव पॉजिटिव, मैथ्स मत डाल देना यहाँ पर. मैथ्स मीनिंग अलग है, यहाँ पे मीनिंग अलग है. यहाँ पे एंथैल्पी की बात करो और नेगेटिव बोलो, मतलब निकल रही है तो नेगेटिव और डाल रहे हो तो पॉजिटिव. डन. हाँ, अब हाईएस्ट नेगेटिव मतलब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं भाई -1000 और -20. हाईएस्ट नेगेटिव कौन? ये. ऐसा नहीं. नेगेटिव मतलब क्या? नेगेटिव मतलब वो निकल रही है. ओके, वो नेगेटिव शो करता है, उसको भूल जाओ. अब नेगेटिव वर्ड को भूल जाओ, वो निकल रही है इसलिए. अब क्या बोल रहे हैं डायरेक्टली? कहां गया? हाँ, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू मतलब ये वैल्यू क्या है? हाईएस्ट मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं. अगर इन दोनों की कंपेयर करो तो बड़ा कौन? ये -20 बड़ा इसके. लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? ज्यादा कब निकल गई? वैसा समझो कि ये डेल्टा हाइड्रेशन है -20 किलोजूल और डेल्टा एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी है -1000 किलोजूल. तो अब यहां से मुझे बताना हो, ये दो वैल्यू गिवन, यहां से मुझे बताना हो कि किस में से ज्यादा एनर्जी निकल गई. तो किस में से निकल गई? 1000 वाले में से. किस में से ज्यादा एंथैल्पी निकल, अरे जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसकी ज्यादा एनर्जी निकल गई. एंथैल्पी इज इक्वल्स टू एनर्जी. ये माइनस तो सिर्फ किसके लिए है? माइनस तो निकल रही है उसके लिए है. तो अब इसमें से 20 निकली और इसमें से 1000 निकली. इसमें से 1000 निकल गई मतलब ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल. सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो 2 ज्यादा स्टेबल क्योंकि ज्यादा निकल गई तो स्टेबिलिटी कम. फीवर वाला बच्चा और ये जुकाम वाला बच्चा. अंडरस्टूड? पक्का? तो ये क्या बोल रहे हैं? कहां गया? ये रहा कि फॉर निकल इट इज हाईएस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी. मतलब निकल के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा निकल गई. अरे बहुत ज्यादा निकल गई मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया. अरे बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया मतलब क्या? वो फिर इलेक्ट्रॉन लेन देन की बात करेगा नहीं. तो इसीलिए निकल में वापस हमें एक्सेप्शन ग्राफ में देखने को मिलता है. ये रहा. ओके, क्यों दोनों के केस में ऐसा हो रहा है? यहाँ पे बुक में सिर्फ निकल बोला है, कोबाल्ट और निकल दोनों के केस में क्या हो रहा है? हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है कंपेयर टू दी आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम. डेल्टा HI1 प्लस डेल्टा IH2 जो करेंगे हम, उसका जो सम आएगा वो, और उसकी कंपैरिजन हम हाइड्रेशन एंथैल्पी से करें, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी कोबाल्ट और निकल की क्या हो रही है? बहुत बहुत ज्यादा है. बहुत बहुत ज्यादा है मतलब निकल गई ज्यादा. निकल गई ज्यादा मतलब क्या? स्टेबल है. बोलो स्टेबल है मतलब रिएक्शन करेंगे नहीं. बाकी के केस में क्या हो रहा है? बाकी सबके केस में डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2 वो ग्रेटर है किससे? डेल्टा H हाइड्रेशन से. तो मतलब ये ज्यादा है, मतलब दे रहे हैं वो ज्यादा है, और जो निकल रही है वो कम है. निकल रही है वो कम है, निकल रही है वो कम है मतलब एनर्जी कम निकल रही है. एनर्जी कम निकल रही है मतलब ज्यादा एनर्जी सिस्टम में ही है. एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम. तो स्टेबिलिटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन देना है ना, हाँ लाओ कोई बात नहीं, ले लेगा. रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, तो वो ले लेगा. क्यों? क्योंकि वो लोग जो बाकी सब है एक्सेप्शन के बगैर, तो उनके केस में क्या है? उनके केस में ये कलर दिख नहीं रहा है. उनके केस में क्या है? उनके केस में ये वैल्यू ज्यादा है. जनरल ट्रेंड की बात है. किसकी बात है? जनरल ट्रेंड की. लेकिन मैंगनीज का देखो, जिंक का देखो, इन लोगों को तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल जाता है कि ये लोग स्टेबल है, क्योंकि 5 और 10 आ रहे हैं, डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड आ रही है. और अगर कोबाल्ट और निकल की बात करें, उनके केस में क्या हो जा रहा है? उनके केस में ये रिवर्स हो जा रहा है कि ये जो है वैल्यू वो कम आ रही है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब ज्यादा निकल जा रही है. ज्यादा निकल जा रही है मतलब वो स्टेबल हो गया. स्टेबल हो गया मतलब हम बोलेंगे ए इलेक्ट्रॉन लेना, बोलेंगे नहीं चाहिए. ओके, इसीलिए उसका जो बढ़ना चाहिए ना वो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ नीचे आ रहा है.
ऐसा जो बढ़ना चाहिए वैसा बढ़ रहा नहीं है। डन, Yes. पक्का समझ में आया? यहाँ पे हमारी थियरी कंप्लीट होती है। आई ट्राई टू, हाँ, तो सबसे छोटा पैराग्राफ, बट उससे भी छोटा है ये रहा, लेकिन वो भी इतना छोटा नहीं है, उससे भी छोटा है, देखो पैराग्राफ, वो भी उतना छोटा नहीं है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम डिटेल्ड में समझे यहाँ से जो एमसीक्यू पूछे, क्योंकि अलग से तो हम वो प्रिपरेशन कर नहीं रहे हैं, उसका मतलब अलग से डेज रखकर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना हम अभी जा सकते हैं डिटेल्ड में और जितना क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ साथ साथ में ही। ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज थियरी के रिस्पेक्ट में तो हम इजीली फटाफट डिस्कस कर सकते हैं, ओके, बोर्ड के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम दोनों कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। अंडरस्टूड? ओके, तो जितना हो सके उतना डिटेल में जाने की मैंने ट्राई की है। समझ में आ गया सब कुछ? पहले हमने क्या समझा? पहले तो हमने समझा डायरेक्ट एक्वियस में नहीं जाएगा, पहले सब्लिमेशन लिया, या फिर तुम फ्यूजन भी ले लो, फिर वेपोराइजेशन ले लो, फिर एंथैल्पी 1 एंथैल्पी 2, और उसके बाद हो रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसका यूज आने वाला है, इसलिए पहले वो डिस्कस किया। फिर जनरल ट्रेंड की बात की, जनरल ट्रेंड में फिर एक्सेप्शन की बात की, मैंगनीज एंड जिंक की। उसके बाद जो थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, कोबाल्ट एंड निकल, वो एक्सेप्शन की बात की। वो एक्सेप्शन किसकी वजह से है? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जा रही थी, उनकी वजह से है। ये ज्यादा हो जा रही थी इनकी कंपेयर में, बाकी सबके केस में ये ज्यादा है इनकी कंपेयर, ओके। और बीच बीच में जो भी एग्जांपल, जो भी सेंटेंस थे, वो सेंटेंस समझने की हमने ट्राई की। जैसे कि क्या बोल रहे हैं? लेस नेगेटिव वैल्यू, ओके, लेस नेगेटिव होती जा रही है, मतलब क्या? इंक्रीज होती जा रही है। फिर बोला कि भाई डायरेक्टली रिलेटेड है, the increase in the reduction electrode potential is directly related to the sum of the ionization, first ionization enthalpy and second ionization enthalpy। उसका मीनिंग क्या? कि टिटेनियम में से टिटेनियम +1 टिटेनियम +2 बनाया, उसकी कंपेयर में अगर वेनेडियम में से वेनेडियम +1 और वेनेडियम +2 बनाया, तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम होगा और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम है, सो टिटेनियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम और वेनेडियम के आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम अगर हम देखें, तो टिटेनियम से ज्यादा वेनेडियम में आ रहा है, मतलब वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की क्या हुई? बढ़ी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, किससे? इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो ये भी बढ़ रहा है। लेकिन बुक में कहने का मीनिंग है ये लेस नेगेटिव हो रहा है, ओके। फिर एक दूसरा भी एक सेंटेंस हमने समझा, क्या? कि कॉपर के केस में ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ओके, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नॉट बैलेंस्ड बाय, ऐसा बोला है ना, मतलब ये जो हो रहा है वो बैलेंस हो रहा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है, मतलब ये जो डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ये मतलब बहुत अनस्टेबल है, इसलिए ऐसे रॉकेट के जैसे CU 0 से भी ऊपर चला गया, रिडक्शन पोटेंशियल। डन, ओके। तो वो वर्डिंग भी समझो अच्छे से। तो ये CU के सिर्फ और सिर्फ CU का रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा हो रहा है। उसके लिए भी हमने MCQ जो पूछा जाता है वो देखा, क्या? कि अगर हमने कॉपर को डाल दिया एसिड में H+ होता है, फिर भी वो H+ और से H2 गैस रिलीज करेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो H2 बनेगा। वो H+ में से H कब बन जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई कॉपर को भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है, हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है। कॉपर का इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो उसका रिडक्शन होगा। अरे कॉपर का रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा नहीं। तो हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन मतलब H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H बनने वाला नहीं है, इसलिए H2 गैस रिलीज नहीं होता। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड और से बहुत ज्यादा हॉट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हम डाले, तो कॉपर रिएक्टिव है, वहां पर भी हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। सल्फर, सपोज नाइट्रिक एसिड लिया है तो NO2 मिल जाएगा, और से ये ले लिया है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो SO2 मिल जाएगा, ओके। लेकिन हाइड्रोजन गैस मिलेगा नहीं। अंडरस्टूड? आया पक्का समझ? श्योर ना?